अब बोलना नहीं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या था देखो, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुझे बटन के पीछे ये वाला जो बटन था ब्राउज पे, जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसके पीछे मुझे फाइल डायलॉग खोलना था। तो सबसे पहले फाइल डायलॉग की क्लास बनाई, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट से मैंने इसका टाइटल चेंज किया और उसके बाद यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगाए कि जो भी ओपन फाइल डायलॉग खुलेगा कौन किस टाइप की इमेज, किस टाइप की फाइल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हमने दो पैटर्न डिफाइन कर दिए। एक तो हम पीएनजी फाइल पैटर्न हमने दे दिया और जेपैग दे दिया। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दो लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी, एक पीएनजी की और एक जेपैग की। और उसके बाद हमने उसको फाइल डायलॉग ओपन करने के लिए शो डायलॉग का मेथड कॉल कर लिया। अब गालिबन जैसे स्टार्ट करते हैं, तो अब यहाँ पर मेरे पास ब्राउज करूंगा और ब्राउज करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे देखें टाइटल, टाइटल क्या आ गया, सेलेक्ट इमेजेस। और उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ अपने इमेजेस के फोल्डर में। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, जेपैक, जेपैक की ये इमेजेस, पीएनजी की। अच्छा मैंने यहाँ पर पीएनजी की जो इमेजेस है वो क्यों नहीं आ रही भाई, आनी चाहिए थी। तो वेल, तो यहाँ पर मेरे पास पीएनजी और जेपैक दोनों के मेरे पास क्या आ गए, पैटर्न आ गए। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल डायलॉग में चले जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी पीएनजी वाली फाइल आनी चाहिए थी भाई, क्यों नहीं आ रही, देखो। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास चारों पैटर्न यूज हों। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए, और चाह रहा हूँ कि भाई ऑल फाइल का पैटर्न भी यूज हो। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का कॉपी कर लेता हूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं यहां से कॉपी करके इन सब की जगह पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे जो पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, ड्रॉप डाउन में एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि तमाम इमेजेस लेके आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करके जनरेट करवा लेता हूँ और ब्राउज पे जाता हूँ। और ब्राउज पे जाने के बाद अपने इमेजेस के फोल्डर में जाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मुझे तमाम ये दो फाइल जो थी वो पीएनजी की थी, ये दो फाइल .gif की थी और बाकी जेपैक की थी। तो ये तमाम, ये देखो हमारे इसमें जो मेरे पास जो फाइल यहाँ पर ओपन हो रही हैं वो तमाम कौन कौन सी हैं, वो पीएनजी की भी होंगी तो वो भी ओपन हो जाएंगी, बीएमपी की होंगी वो भी ओपन हो जाएंगी, जेपैक की होंगी वो भी ओपन हो जाएंगी और जीआईएफ की होंगी तो वो भी ओपन हो जाएंगी। ये बात क्लास यहाँ तक की क्लियर है सबको? क्योंकि कोई भी बात अगर रह जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा। एक्नॉलेज करो जल्दी से। क्लियर है? चलो जी, आखिरी पैटर्न और देख लो, फिर उसके बाद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक पैटर्न गालिबन मेरे पास और था, वो ये था कि अगर मैं इन सबको ही कॉपी पेस्ट कर लूं और यहां पर इस पैटर्न में डिफाइन कर दूं, तो अब इससे क्या मिलेगा मुझे, मैं यहां पर कंपाइल कर लेता हूं, ब्राउज में जाता हूं, डेस्कटॉप में, इमेजेस में। अब मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑल फाइल और इमेज। अब इस फोल्डर में अगर इमेजेस के फोल्डर में कोई अगर पीडीएफ फाइल होती, वर्ड फाइल होती, जो भी होती, वो भी यहाँ पर मेंशन हो जाती, लेकिन अभी इस फोल्डर में है नहीं वो फाइल। तो ऑल फाइल का मतलब ये है कि हर तरीके की फाइल जो है वो यहाँ पर
अवेलेबल होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मुख्तस कर दूं इसको, तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये था कि अगर पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल होती तो वहां पे हाइड हो जाती, और सिर्फ जो यहाँ पर ये जो फॉर्मेटेड है इनकी फाइल जो है वो मेरे पास यहाँ पर आती। तो भाई यहाँ तक के क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें अगला काम ये करना है कि भाई मैं फाइल जब यहाँ से सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लूं तो वो यहाँ पे आके प्लेस अप हो जाए, यहाँ पे आके प्लेस अप हो जाए। तो अब इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी। और कंडीशन कहाँ देनी पड़ेगी, गालिबन मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ, इफ अगर OFD डॉट शो डायलॉग, यानी मैंने जो यहाँ से कट किया था, अगर वो शो डायलॉग बराबर है किसके, डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके के, क्योंकि जब हम लोग ओपन करेंगे तो वो बेसिकली जो ओपन का जो बटन होता है वो उसका टेक्स्ट तो ओपन लिखा हुआ होता है, लेकिन जो एक्चुअल में उसका जो डायलॉग रिजल्ट होता है वो ओके होता है। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पर किसी भी इमेज फाइल को सेलेक्ट करके अगर ओके का बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जो मैंने पिक्चर बॉक्स 1 लिया है उसके अंदर इमेज आ जाएगी, पिक्चर 1 डॉट इमेज इक्वल टू न्यू के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा बिट मैप, सही है। और बिट मैप के अंदर इसके पैरेंथेसिस में यहाँ पर OFD डॉट करने के बाद जो भी फाइल का नाम होगा और जो उस पैटर्न के मुताबिक होगा। देखो बिट मैप का क्या मतलब होता है कि जो पिक्चर बॉक्स में जो आपकी पिक्चर को फ्रेम करेगा वो बिट मैप के पैटर्न पे होगा। बिट मैप क्या होता है, जो भी आपके फाइल, जो भी इमेज फाइल होगी उसके पैटर्न को रीड करेगा, सही है। तो यहाँ पर देखो ना लिखा हुआ है कि इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट बिटमैप क्लास। ठीक है भाई, ये कंडीशन हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक कि कंपाइल करते हैं अपने एप्लीकेशन को और देखते हैं कि कितनी वर्किंग हो गई है। मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ और ब्राउज करने के बाद कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1 की पिक्चर ले ली। अभी स्टूडेंट 1 की पिक्चर ले ली मैंने यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें वो पिक्चर जो पूरी स्ट्रेच की प्रॉपर्टी क्योंकि हमने लगाई हुई थी वो पिक्चर यहाँ पे आके प्लेस अप हो गई। यहाँ तक के बताओ किसको कोई बात समझ में नहीं आई। सर अगर पीडीएफ फाइल देखो, पीडीएफ का अभी हमारे पास कोई कंसर्न नहीं है। पीडीएफ के लिए पिक्चर बॉक्स यूज नहीं होता, उसके लिए कोई और सा फ्रेम यूज होता है। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इमेजेस पे कर रहे हैं। बिट मैप क्या करता है जवेरिया, बिट मैप जो है वो आपकी इस इमेजेस को फ्रेम करता है आपके इस पिक्चर बॉक्स में। जो इमेज की फॉर्म में जो रीड होके आ रही होती है ना वो बिट मैप के मेथड से आ रही होती है। चलो ये कंडीशन देख लो भाई, महत कंडीशन ये थी कि अगर हम लोग शो डायलॉग अगर हमारे पास बराबर है डायलॉग रिजल्ट ओके के, तो वो पिक्चर बॉक्स में आके सेव हो जाए। अब यहाँ तक का हमारी एप्लीकेशन जो है क्लियर है कि भाई हमने यहाँ पे इमेज पास कर दी, यहाँ पे आईडी ले ली 1, यहाँ पर नेम ले लिया फॉर एग्जांपल असद, और इसी तरीके से यहाँ पर उसकी एज ले ली, हमने यहाँ पर 18 दे दी। अब ये यहाँ तक का काम हमारे पास कंप्लीट है कि भाई ब्राउज में जाके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लो, हमने यहाँ पे पिक्चर 2 सेलेक्ट करी या कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लो, तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद ये जो ओपन है ना इसका टेक्स्ट तो क्या है ओपन लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो बैक एंड डायलॉग रिजल्ट है वो क्या है ओके का है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर इमेज बिट मैप के थ्रू जो है वो इमेज जो है वो मेरे पास पिक्चर बॉक्स में आके सेव हो गई। यहाँ तक के एक्नॉलेज करो भाई क्लास, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसी हमने यहाँ पर जो डेटा उठा लिया, अब इस डेटा को जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में वैल्यू जाके सेव हो जाए। अब तो जाहिर सी बात है हमें इंसर्शन पे काम करना पड़ेगा। सारा कोड बिल्कुल हमारा वही होगा जो हम लोग तीसरी क्लास से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इमेज के लिए कुछ कहानी चेंज होगी। इमेज के लिए जो भी बात होगी उसको आप लोगों ने गौर से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आगे बढ़ते हैं, अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं। अब गालिबन सबसे पहले आज हम लोग जो है वो अभी तक के क्या करते हुए है कि भाई एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास यहाँ पे नेम स्पेस करवाते थे, उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते थे। देखो अक्सर डेवलपर्स की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, डेवलपर्स भी ये कहते हैं और गुड डेवलपर उसको माना जाता है कि जो कोड के अंदर मिनिमम तौर पर हार्ड कोडेड वैल्यू यूज करे, मिनिमम तौर पर, या तो करे ही नहीं। app.config जो हमारे पास फाइल होती है वो बेसिकली वो फाइल होती है पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें हमें पता चल जाता है कि भाई इस टाइम जो हम लोग वर्जन पे काम कर रहे हैं कौन सा है और एंटिटी फ्रेमवर्क का कौन से वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो app.config फाइल पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये एक XML फाइल होती है, सही है, जो कि आपके लेआउट को सपोर्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे हमें एक टैग यूज करना है कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, और जैसे इस टैग को क्लोज करोगे तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोग HTML में IICT में करते थे। अब इसी के अंदर यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट, सॉरी एड का एट्रीब्यूट यहाँ पर डिफाइन करना है। सबसे पहले ऐड क्या कर दो, नेम। इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या होगा, क्लास। जरूरी नहीं है कि आपकी इस एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही डेटाबेस यूज हो सकता है दूसरा डेटाबेस यूज हो जाए, हो सकता है इसी से रिलेटेड इसी एप्लीकेशन में कुछ वर्किंग ऐसी हो, कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो थर्ड पार्टी का जब भी कंसर्न आ जाता है तो वहां पर डेटाबेस डिफरेंट हो जाता है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास, तो हम लोग तब ये काम करते हैं कि भाई XML में कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देते हैं। अब इसी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया एक एट्रीब्यूट नेम। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम हम लोग दे देंगे DB कनेक्शन स्ट्रिंग, DBCS के नाम से। फिर दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पर डिफाइन करेंगे भाई कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगी, तो भाई कनेक्शन स्ट्रिंग अभी हम लोग देंगे इसमें। तीसरा एट्रीब्यूट हमारे पास क्या देंगे भाई, प्रोवाइडर नेम। अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी इसको सपोर्ट कौन करेगा, उसको सपोर्ट कौन करेगा भाई, वो ये सपोर्ट करेगा जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना, यूजिंग system.data.sql client। तो आप यहां से इसको कट कर लोगे और यहां पे लाकर पेस्ट कर लोगे, ठीक है। ये तीन चीजें हमें डिफाइन करनी है। अब आप अपनी मर्जी है, अपनी आसानी के लिए नेक्स्ट लाइन पे ले आओ इनको, तो इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग देने के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं अपने डेटाबेस में, राइट क्लिक करते हैं, न्यू डेटाबेस। जी अनस सब्जवारी कह रहे हैं कि सर फॉर्म के कोड में लिखेंगे एसक्यूएल क्लाइंट की लाइब्रेरी। अभी हमने app.config फाइल में हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, टैग डिफाइन किया कनेक्शन स्ट्रिंग का। तो उसके बाद वहां पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, फिर हमें कॉन्फ़िगर करना है अपनी एप्लीकेशन को, और देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी होगी। अभी बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ आप लोग। अच्छा महात कह रहे हैं सर ये कहाँ से खोला, भाई ये यहाँ से खोला, app.config की फाइल आती है ना, तो वहां पे। अब हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, तो भाई हमने यहाँ पे जाकर डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इस डेटाबेस का नाम, मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लैब नंबर 7_105016, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस डेटाबेस को क्या करवा लिया, ऐड करवा लिया। अब इस डेटाबेस में जाकर मैं आज क्यूरी से जो है वो डेटाबेस क्रिएट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जाके टेबल जो क्रिएट करना है वो मुझे किस डेटाबेस पे क्रिएट करना है, तो ड्रॉप डाउन पे आप लोग ये डिफाइन कर लो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया। अब इसके अंदर आईडी का एक कॉलम था जिसकी टाइप इंटीजर, और उसको कर दिया प्राइमरी की,
ताकि हर एम्प्लॉय अपनी यूनिक आईडी की वजह से यूनिकली डिफाइंड हो। उसके बाद ये आ जाएगा नेम। नेम की टाइप मैंने रख दी वेरिएबल कैरेक्टर, और ये आ जाएगा मेरे पास गालिबन 50। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज क्या थी भाई, एज। एज ही था ना, तो यहाँ से देख लेते हैं, हाँ भाई एज था। तो ये आ जाएगा एज, इसकी टाइप इंटीजर कर दूंगा कॉमा के बाद। अब यहाँ पे तीसरा कॉलम लूंगा, चौथा कॉलम लूंगा पिक्चर, ठीक है। इसकी टाइप कर दूंगा इमेज। बस ये मेरा टेबल बन गया। क्लास याद रखना कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो टेबल्स होते हैं वो हमेशा जीरो इंडेक्सिंग, टेबल के जो कॉलम होते हैं वो हमेशा जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होते हैं। तो पहला कॉलम आईडी का, इसका मतलब ये जीरो इंडेक्स पे। दूसरा कॉलम नेम का है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, और ये किस इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, ये याद रखना। और ये जो इमेज की टाइप है, ये इस तरह की इमेज डेटाबेस में लोड नहीं करती, ये इमेज एज अ बाइट यूज करती है। ये की पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्योंकि इंप्लीमेंट करूंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। फिर बता रहा हूँ कि कॉलम जो है वो हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड चलता है। अगर मैं पिक्चर की बात करता हूँ तो पिक्चर इस टाइम कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3, और इसकी टाइप क्या है, इमेज। इमेज जो है वो अपने पास बाइट वैल्यू लेता है। तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लिया। ये मेरे पास इधर जाकर इस डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये एक अदर टेबल एम्प्लॉय डिटेल के नाम से आ गया। अच्छा जी, मैसेज आया है, क्या आया है, 3, ठीक है भाई। अब आ जाओ वापस, ये डेटाबेस आ गया, यहां से सर्वर कॉपी कर लो। हमें सर्वर एक्सप्लोरर में जाके सर्वर को अपलोड करवाना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा सर्वर नेम, और यहाँ से मैं अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लूंगा। ये डेटाबेस मेरे पास ये आ गया, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, देन ओके। अब जो मेरे पास यहाँ पर सर्वर ऐड हुआ है उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और अपनी app.config फाइल में जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी वो मैंने यहाँ पे दे दी। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे अपनी इस कोड की फाइल में यूज करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने XML में सेव करवा दी। अब लेकिन मुझे इसी app.config को इंप्लीमेंट करना है अपने यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंसेस में जाकर एक रेफरेंस ऐड करवाना पड़ेगा, और वो रेफरेंस होता है गालिबन यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। इसको चेक लगाऊंगा और ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद इसकी नेम स्पेस मुझे यूज करनी है, कौन सी, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये नेम स्पेस कॉल करने के बाद मैं दूसरी नेम स्पेस यूज करूंगा अपने डेटाबेस के लिए, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, अभी हमने ये दो अब इस टाइम जो है वो मेरे पास app.config में ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब मैं इस नाम से, ये जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम दिया था ना, अब इस नाम से यूज करूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग को। रेफरेंस वाला मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर app.config में ये काम किया। उसके बाद मुझे इस app.config से अपने एप्लीकेशन में कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करना था, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस ऐड किया, ऐड रेफरेंस किया। ऐड रेफरेंस में जाके कौन सा रेफरेंस मुझे ऐड करना था, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगर में। मैंने इसको चेक लगाया और ओके किया, तो ये रेफरेंस में मेरे पास सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस ऐड हो गया। जब रेफरेंस मुझे मिल जाता है, रेफरेंस मिलने के बाद मुझे नेम स्पेस मिली थी ये वाली, फिर उसके बाद मैंने ये वाली नेम स्पेस यूज करी। अब हमें क्या करना है ग्लोबली, अब हमें ग्लोबली क्या करना है कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लिया कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से CS, और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की एक क्लास होगी,
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से एक क्लास होगी मेरे पास, ये रही, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट करने के बाद मुझे इससे क्या मिलेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग, क्योंकि देखो कनेक्शन स्ट्रिंग का मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन किया था। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये है और उसके अंदर कौन सा टैग मैंने यूज किया, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग, अब ये मुझसे मांग रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग का गालिबन नाम, तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखो ये मुझसे मांग रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे दिया DBCS, ठीक है। डॉट उसके बाद दोबारा आप लिख देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, बस ये वाला काम करना है। अब आपने जब भी एसक्यूएल की कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करना होगा तो आप CS यूज करेंगे, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग इस नाम से थी और वो कहां से आ रही थी, कॉन्फ़िगर मैनेजर से, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना किस नाम से थी, DBCS के नाम से थी कनेक्शन स्ट्रिंग। आप अपने एप्लीकेशन को सेव करवा लो, इसको क्लोज कर दो, ये मेरे पास CS में कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। अब अगला काम गालिबन हमें क्या करना है, अब हमें जाना है जो हमने डेटाबेस काम मतलब डेटा हमने यहाँ पर एक्सेस करवाया था उसको इंसर्ट करवाना है। तो अब मैं चले जाऊंगा यहाँ पर इंसर्ट के बटन के पीछे, बटन 1 क्या है मेरा, गालिबन इंसर्ट का बटन। अब इसके अंदर अगला काम क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करवाने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है, एसक्यूएल कनेक्शन। CON इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, अब जो हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग हार्ड कोडली डिफाइन करते थे वहां पे CS का वेरिएबल यूज कर लेंगे। बस ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है एक डेवलपर की। कहिए मैं डेवलपर नहीं हूं भाई, जो मैंने पढ़ा मैंने आपको बताया, कोडिंग मुझसे अच्छे डेवलपर आप लोग हो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये कनेक्शन हमने दे दिया इस बटन के पीछे, सही है। इसको पता चल गया भाई कौन सा सर्वर पे कौन सा डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल पे हम ये काम करने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग क्यूरी के नाम से, और उसके अंदर हमने इंसर्ट की क्यूरी पास करवा दी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था गालिबन, तो यहाँ पर आ जाओ, टेबल का नाम यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो। मैसेज आया है किसी का, यू आर द बेस्ट डेवलपर, नहीं भाई मैं नहीं हूँ डेवलपर। तो ये मेरे पास इंसर्ट इनटू क्या आ गया गालिबन, एम्प्लॉय डिटेल्स। उसके बाद मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ वैल्यू, देखो यहाँ पर अब मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं जब भी डाटा इंसर्ट करवाऊँ तो सारी फील्ड मेरे लिए एक रिक्वायर्ड है, तो मैंने फ्रंट एंड यहाँ पे क्यूरी दे दी, वैल्यूज कॉलम मेंशन करूंगा तो उस पर मेरे पास ऑप्शन हो जाता है कि भाई वैल्यू किसी को अगर आपने नोट नल नहीं किया तो वाला वाला, लेकिन इस वाली क्यूरी से अब मुझे यहाँ पर फिक्स हो गया कि भाई मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी ही देनी है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू के लिए पैरामीटर यूज कर लिए, आईडी के लिए मैंने @ आईडी का पैरामीटर यूज कर लिया। अच्छा यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर @आईडी का पैरामीटर यूज कर लिया, कॉमा नेम के लिए नेम का पैरामीटर यूज कर लिया, कॉमा एज का पैरामीटर यूज कर लिया, कॉमा के बाद अब मैंने यहाँ पे यूज किया IMG के नाम से इमेज। ये सारा काम आप लोगों को पता है, लेकिन इमेज के लिए जो हम लोग पैरामीटर पास करेंगे उसमें हमें एक नया काम करना है जो आज हमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्यूरी आ गई गालिबन, सही है भाई, ये क्यूरी यहाँ तक के कंप्लीट हो गई। अब हमें इस क्यूरी को बाइंड करना है किसमें, एसक्यूएल कमांड, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे आके हमें दो पैरामीटर देने होंगे, वन फॉर द क्यूरी एंड सेकंड फॉर द कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग किस ऑब्जेक्ट में जा रही थी, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में जा रही थी, यहाँ पे कनेक्शन।
अब उसके बाद cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यूज, और यहां पर हमें पहला पैरामीटर कौन सा था गालिबन, आईडी, और उसमें जो वैल्यू जा रही थी वो कहां से जा रही थी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से जा रही थी। अब मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, और एक आईडी के बाद आ गया नेम, नेम के बाद एज, और एज के बाद पिक्चर। नेम में जो वैल्यू जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 2 से जाएगी, और कौन से पैरामीटर में जाएगी गालिबन, सॉरी मैंने यहाँ पर एट द रेट नहीं लगाया, एट द रेट, तो यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट नेम, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा एट द रेट एज, फिर आ जाएगा यहां पर IMG एट द रेट। ये बात तो सबको क्लियर है। एज में जो वैल्यू जाएगी वो कहां से जाएगी, न्यूमेरिक टॉप डाउन डॉट वैल्यू। अब क्लास हमें जो इमेज के लिए काम करना है उसको देखना। अब इमेज तो जाहिर सी बात है फ्रंट एंड से जो जाएगी वो तो इमेज के फॉर्मेट में जाएगी, सही है। यहाँ पे जो इमेज आपके पास लगी हुई आ रही थी वो तो आपको सबको पता है कि भाई इमेज, लेकिन हमें डेटाबेस में भेजना है, तो डेटाबेस में हमें इस इमेज को बाइट में कन्वर्ट करके भेजना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पिक्चर का जो टाइप है वो क्या है, इमेज, और ये वाली टाइप जो है वो हमेशा बाइट में वैल्यू लेती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक मेथड चलाना पड़ेगा, और कौन सा मेथड चलाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक मेथड लेता हूं सेव फोटो के नाम से, मैंने एक मेथड बना लिया। अब देखो यहाँ पर ब्लू कलर से मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन टू जनरेट द सब मेथड, और यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि एक जनरेट कर दो एक मेथड। मैंने यहाँ पर इस मेथड को जनरेट कर दिया, तो इसी के आगे एक इसने क्या कर दिया, मेथड जनरेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन को समझना क्लास, अभी कोडिंग को छोड़ दो। कंडीशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हम फ्रंट एंड से जो इमेज यहाँ पर लोड करके इंसर्ट के पीछे भेजेंगे, इंसर्ट के बटन के थ्रू डेटाबेस में भेजेंगे, तो फ्रंट एंड से जो इमेज जाएगी वो इमेज की फॉर्मेट में आएगी, उसे हमें इस बटन के पीछे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ बाइट। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इस मेथड को बाइट इंडेक्स रिटर्न टाइप इसकी दे दी, कि ये हमें जो फोटो सेव करके देगा वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट में करके देगा, और ये हमें बाइट रिटर्न करेगा बेसिकली। फिर उसके बाद इसके अंदर अब हमें एक यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की एक क्लास यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी स्ट्रीम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वाले काम के पहले हमें एक और नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। अब इस नेम स्पेस से हमें एक क्लास मिलेगी इस मेथड के पीछे, मेमोरी स्ट्रीम ms के नाम से, इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। अब उसमें हमें क्या करना है भाई, अब ये जब तक कि मेरे पास एरर आता रहेगा, जब तक कि मैं रिटर्न कोई बाइट ना कर दूं। हमने यहाँ पर मेमोरी एक क्रिएट की जिसका ऑब्जेक्ट है ms। उसके बाद हम यहाँ पर अगला काम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पिक्चर बॉक्स में जो पिक्चर आ रही है, पिक्चर बॉक्स 1 से जो इमेज आ रही है उसको हमें कन्वर्ट करवाना है, किसमें, बाइट में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉट करने के बाद यूज करता हूँ सेव। जो भी पिक्चर बॉक्स से इमेज आ रही है उसको सेव करवा दो, ठीक है, सेव करवा दो किसमें। अब यहाँ पर ये जो सेव का मेथड है ना, ये दो पैरामीटर लेता है, एक सबसे पहले कि भाई फाइल का नाम, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर कौन सा लेता है ये भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे पास जो मेमोरी आएगी उसमें सेव करवा दो, और दूसरा क्या मांग रहे हैं हमसे, जो भी पिक्चर है, सही है, जो भी पिक्चर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी पिक्चर बॉक्स में जो भी पिक्चर आ रही है इमेज, डॉट करने के बाद रॉ फॉर्मेट। अब ये रॉ फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, रॉ फॉर्मेट का मतलब ये होता है
जो भी इमेज पिक्चर बॉक्स से आ रही है वो किसी भी टाइप की इमेज हो सकती है, वो इधर GIF इमेज भी हो सकती है, वो तमाम फॉर्मेट को ये रॉ फॉर्मेट की प्रॉपर्टी क्या करती है, यूज करती है। अब देखो इस लाइन को समझना, मेमोरी स्ट्रीम हमने क्या की है कि भाई एक मेमोरी क्रिएट की है, सही है, बाइट को होल्ड करने के लिए। पिक्चर बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है वो किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, वो JPEG भी हो सकती है, वो GIF भी हो सकती है, वो PNG भी हो सकती है, वो BMP भी हो सकती है। उसको ये रीड करेगा और उसको किस में स्टोर कर देगा, एक मेमोरी स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। और उसके बाद मैं फाइनली रिटर्न करवाता हूं, नेक्स्ट लाइन में रिटर्न करवाता हूं क्या, ms डॉट, यहां पर मेरे पास एक मेथड होगा गेट बफर के नाम से। ये गेट बफर क्या करेगा, जो भी इमेज ms में आ रही है उसको बिट में, बाइट एरे में चेंज करके रिटर्न कर देगा। और उसके बाद यहां पर ये मेथड मैंने कॉल करवा ली। यहां तक के ये बात बताओ किसको समझ में नहीं आई, इसको रिपीट कर देंगे। क्लियर है? चलो यार गुड, बहुत जबरदस्त बात है। देखो अगर कुछ चीजें, हाँ गेट बफर क्या करता है मैं आपको बताऊं, हमने मेमोरी स्ट्रीम ली थी पिक्चर को होल्ड करवाने के लिए, वो पिक्चर कहां से आएगी उसमें, वो पिक्चर बॉक्स 1 में किसी भी फॉर्मेट की पिक्चर होगी। तो रॉ फॉर्मेट क्या करता है, किसी भी पिक्चर की फॉर्मेट हो, वो पिक्चर होगी, वो जाके मेमोरी स्ट्रीम में स्टोर हो जाएगी। जो भी पिक्चर होगी गेट बफर क्या करेगा, उसको बाइट में चेंज कर देगा। वो इमेज से किस में चेंज हो जाएगी, बाइट में चेंज हो जाएगी। सिनेरियो को समझो, फ्रंट एंड से जो बैक एंड में जो इमेज जा रही है वो इमेज से बाइट में चेंज होके जा रही है, और जब हमें रिट्रीव करवानी होगी ना इमेज, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बाइट को इमेज में चेंज करना पड़ेगा। अभी ये दूसरी कन्वर्जन आएगी, अभी पहली कन्वर्जन हमने की है। तो भाई ये हो गया। अब उसके बाद ये सेव मेथड मैंने यहाँ पर, जो इसमें जो वैल्यू जाएगी बाइट में, ये रिटर्न कर रहा है सेव फोटो, और जो भी बाइट में जो वैल्यू है वो किस में जाएगी, इस पैरामीटर में, और इस पैरामीटर से इस टेबल के कॉलम में चली जाएगी। अब उसके बाद गालिबन अगला काम क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। कनेक्शन कर दो ओपन और कनेक्शन कर दो क्लोज। और उसके अंदर जाहिर सी बात है हमें जब एसक्यूएल कमांड यूज कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी भी यूज करनी होती है। यहाँ पे वैलिडेशन करूंगा तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल टू, उसके अंदर cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड मैंने चला दिया। ये क्या करता है भाई, ये आइडेंटिफाई करता है कि आइदर क्यूरी अगर सही चली है तो वो नंबर ऑफ 1 जनरेट करता है, क्योंकि देखो एट अ टाइम एक ही रॉ जनरेट होगी ना। अगर क्यूरी सही चल रही है तो वो रिटर्न कर देगा 1, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। ये 0 1 रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा दी, इफ अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो मेरे पास क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो में मैसेज आ जाए, सॉरी मैसेज बॉक्स डॉट शो में डायलॉग रिजल्ट में मेरे पास मैसेज आ जाए कि भाई रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड। सही। अभी हमने ये वाला काम किया। अब यहाँ पर हम ये टेस्ट करेंगे कि भाई हमारे रिकॉर्ड अभी डेटाबेस में जा भी रहे या नहीं। अभी हमने डाटा ग्रिड व्यू पे डिस्प्ले नहीं करवाया, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई डाटा इस बटन के पीछे हमारा यहाँ से डाटा जा भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके, ठीक है, बिल्ड करके कंपाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू देंगे। मैंने यहाँ पे आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड जा रहा है, मैं यहाँ पर अपने नेम से रिकॉर्ड भेज देता हूँ। अब ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और ही होगा। और यहाँ पर एज दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 22। भाई ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और ही होगा। अब यहाँ पे ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज करके हम अपने उसी फोल्डर पे चले गए, तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की जो है वो इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे स्टूडेंट की इमेज ले ली और यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं, तो ये देखो मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्टेड।
अभी कोई डाटा ग्रिड व्यू का काम नहीं हो रहा कि भाई रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अभी हमने सिर्फ क्या करा है काम कि इस बटन के पीछे इस पूरे रिकॉर्ड को डेटाबेस में भेजा है। तो अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, अपने डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट कर दो स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, और इस क्यूरी को जब रन करते हैं तो आप यहाँ पर देखना पिक्चर में ये आ गया बाइट। अभी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि पिक्चर में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ बाइट होते हैं। तो ये बाइट वैल्यू जो है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो यहाँ पर यूज हो देती है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू बेसिकली हमारे समझने के लिए है, लेकिन इसको जो सिस्टम हार्डवेयर जो रीड करता है वो एक बाइनरी डाटा होता है। आप लोग अगर यहाँ पर देखो एडिट टॉप 200 रॉस में, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि भाई पहला रिकॉर्ड है अफान का, उसकी एज इतनी है और उसकी पिक्चर जो सेव हुई है यहाँ पर वो बाइनरी डाटा है। यहाँ तक के एक्नॉलेज करो भाई, क्लियर है या नहीं? देखो अभी सिर्फ ये समझो कि कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आया या नहीं, क्योंकि जब तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे ना तो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करोगे इम्प्लीमेंट। तुम लोग जाहिर सी बात है रिपीट 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 करते के बाद ही अभी अपने पास इम्प्लीमेंट करोगे। सिर्फ अभी इस चीज का एक्नॉलेज करो कि भाई तुम लोगों को सिनेरियो समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रही है। चलो जी, वंडरफुल। अच्छा भाई बड़ी माजरत, आप लोगों को ब्रेक नहीं मिल रहा आज क्योंकि टॉपिक लेंथी है। अभी इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो सीखने की हैं। या तो ये है कि अगर टाइम से पहले हो गया तो मैं आपको बगैर ब्रेक दिए तो उसका मार्जिन रखते हुए मैं आप लोगों को जल्दी ऑफ कर दूँ। भाई ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, देन उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ऑफ कर दूंगा। चलो भाई यहाँ तक के तो हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें चाहिए भाई डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू पे डाटा को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो भाई मुझे जाहिर सी बात है इसी बटन के पीछे कोई ना कोई वर्किंग करनी होगी। मैं क्यों अपना कोड बढ़ाऊं, मैं एक सेपरेट इस मेथड के नीचे एक और मेथड बना लेता हूं, void bind ग्रिड व्यू के नाम से एक मेथड बना लिया कि भाई जो भी रिकॉर्ड आएगा वो मेरे पास वो बाइंड कर दे डाटा ग्रिड व्यू। ठीक है भाई, कर लिया। अब उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल कनेक्शन लेना पड़ेगा, con इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, cs कनेक्शन स्ट्रिंग। जब ये हमें मिल जाएगी तो फिर अगला काम हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग क्यूरी ले लेते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे क्यूरी दे देंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, तो टेबल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास क्यूरी। अच्छा मैसेज आएगा किसी का, सर आप क्लासेस बनाकर क्यों नहीं कर रहे काम, मेरी मर्जी। ये आप लोगों का टास्क होगा जनाब। आपको क्या लगता है लैब 7 हल्की है? और बल्कि अच्छा किया मेरे तो जहन में भी नहीं था। राबिया थैंक यू सो मच। अब यही वाला सारा काम आप लोगों को टास्क बनाकर क्लासेस और मेथड से दूंगा, टेंशन नॉट। ये लैब नंबर 7 का टास्क है। मैनुअल के टास्क को आप लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। सर क्लासेस के जरिए कैसे करेंगे वो मुझे नहीं पता, वो लोग आप लोग करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट कभी कभार इतनी मेरी हेल्प कर देते ना कि बस दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए। अच्छा भाई चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, अपने बातें एंड में करेंगे। सर विंडो फॉर्म पढ़ रहे हैं ये हम या ओप। देखो मेरे दोस्त, जो मेरे पास ओप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में दे देता हूँ आप लोगों को, जो टॉपिक आ रहा है। विंडोज फॉर्म पे आप लोगों का क्योंकि प्रोजेक्ट है, जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इंप्लीमेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं।
और वैसे भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट, क्लासेस और मेथड को मैं इंप्लीमेंट करना आप लोगों को लैब नंबर 4 में बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ कि भाई विंडोज फॉर्म की क्लास में सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट होते हैं। जो क्लासेस और मेथड में आप लोग बनाते हैं वहां पे उसी टाइप के वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं। उन वेरिएबल्स की जगह जहाँ